नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये हमारा प्रैक्टिस होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। हम लोग टोटल प्रमुख ग्रंथियां देखने वाले, याद रखिएगा प्रमुख ग्रंथि देखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पीयूष ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। अगला है कि पीयूष, जिसको पिट्यूटरी बोलते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो 0.5 ग्राम होता है। याद रखिएगा 0.5 ग्राम ये पीयूष ग्रंथि का भार होता है। अगला है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों पिट्यूटरी। याद रखिएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, ठीक है दोस्तों। थायराइड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, ठीक है। याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों गला में, ठीक है। याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि गला में पाई जाती है और पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है क्या स्रावित करता है? थायरॉक्सिन स्रावित करता है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। यानी कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन। अगला है कि TSH को स्रावित करता है दोस्तों, ठीक है। TSH को स्रावित करता है तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। याद रखिएगा कि TSH को कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि जो है ये TSH को स्रावित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों थायरॉक्सिन है, क्या है? यानी कि सवाल है कि थायरॉक्सिन है तो यह है दोस्तों आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल, ठीक है। आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है दोस्तों थायरॉक्सिन, याद रखिएगा। अगला है कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। याद रखिएगा कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला है कि रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि अधिविक ग्रंथि, ठीक है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला है कि आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। याद रखिएगा एड्रीनेलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि लड़ो और उड़ो जो हार्मोन है ये कौन कहलाता है? एड्रीनेलिन जो है दोस्तों ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि गाय भैंसों के थनों से, ठीक है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा कि गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है दोस्तों। अगला है ब्रोंकाइटिस। याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। याद रखिएगा कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है दोस्तों, क्या है? ये श्वास नली का एक रोग है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अगला है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। याद रखिएगा कि लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है दोस्तों? ये आंसू स्रावित करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जनन अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले दोस्तों। जनन अंग से संबंधित सबसे पहला सवाल है कि नरों में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है दोस्तों वृषण। याद रखिएगा कि नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। अगला है एंड्रोजन से स्रावित होता है दोस्तों वृषण से। याद रखिएगा कि एंड्रोजन से स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि स्त्रियों में जनन अंग होता है दोस्तों, ठीक है, अंडाशय। याद रखिएगा कि स्त्रियों में जो जनन अंग होता है ये अंडाशय होता है। अगला है कि स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन, ठीक। याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन कहलाता है दोस्तों स्त्रीलिंग हार्मोन। अगला है कि पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एंड्रोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है, ठीक है। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि स्त्री विकास, ठीक है,
स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। अगला है कि एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन जो उत्पादित होता है किसके द्वारा, पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। अगला है कि गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, याद रखिएगा कि गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। अगला है कि पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि पुरुषों की जो नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि स्त्रियों की जो नसबंदी कहलाता है दोस्तों ट्यूबेक्टोमी कहलाता है दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है स्त्रियों की नसबंदी, और पुरुषों की जो नसबंदी कहलाता है ये बेसेक्टोमी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पोषक पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग का है दोस्तों कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कौन, कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दोस्तों, ठीक है, गेहूँ, चावल, आलू, शकरा, मधु, शकरकंद और गन्ना, ठीक है, याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है ये गेहूं, चावल, आलू, शकरा, मधु, शकरकंद और गन्ना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि तत्काल ऊर्जा के लिए, ठीक है, खिलाड़ी को दिया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है। अगला है कि प्रोटीन होता है दोस्तों ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, याद रखिएगा कि प्रोटीन क्या होता है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, तो जे बर्जेलियस ने किया था, याद रखिएगा कि जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्रोटीन का मूल स्रोत है दोस्तों, ठीक है, क्या है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रोटीन का मूल स्रोत है। मटर हो गया, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ये सब प्रोटीन का मूल्य स्रोत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग दोस्तों। आइए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि प्रोटीन बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रोटीन जो बना होता है ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा कि प्रोटीन जो बना होता है ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन आवश्यकता होती है, 20 प्रकार की, याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार की। अगला है दोस्तों कि सभी एंजाइम होते हैं प्रोटीन के होते हैं, याद रखिएगा कि सभी एंजाइम बने होते हैं किसके दोस्तों, प्रोटीन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो मरासमस एवं क्वासिक्योर बीमार होता है दोस्तों, कौन सा बीमारी होता है, याद रखिएगा मरासमस एवं क्वासियोरकर, ठीक है, क्वासियोरकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वसा होता है दोस्तों, तो वसीय अम्ल होता है और ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है, तो वसा होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला है कि वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वसा का संश्लेषण होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा, ठीक है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों वसा, जो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अगला है त्वचा रूखी हो जाती है, ठीक, याद रखिएगा कि त्वचा जो है रूखी हो जाती है वसा की कमी से, ठीक है, वसा की कमी से त्वचा जो है ये रूखी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि वसा का मूल स्रोत है दोस्तों, ठीक है, वसा का जो मूल स्रोत क्या क्या है, जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, ये वसा का मूल स्रोत है। अगला है दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा कि दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी का रसायन नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, याद रखिएगा कि दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है, याद रखिएगा कि 6.4 जो होता है ये दूध का पीएच मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन दोस्तों? रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है ये दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। याद रखिएगा कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि BHC। ठीक है, सवाल है कि BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। ठीक है, याद रखिए गैमेक्सिन जो है ये BHC 10% का व्यापारिक नाम है। अगला है कि दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। याद रखिएगा कि जीवाणु के कारण दूध क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। अगला है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है दोस्तों लैक्टोज। याद रखिएगा कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है दोस्तों केसिन। ठीक है, याद रखिएगा कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? केसिन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं सवाल कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। ठीक है, अगला है घी और दूध। ठीक है, घी और दूध का पीला रंग का कारण दोस्तों कैरोटीन। याद रखिएगा गाजर भी जो दोस्तों याद रखिएगा कि गाजर जो लाल भी होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। दूध और घी जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला है कि घी में वसा की मात्रा होती है 99%। याद रखिएगा कि घी में वसा की जो मात्रा होती है कितना परसेंट होती है? 99%। अगला है कि दूध में वसा मापने का यंत्र है दोस्तों वयूटा यारोमीटर। याद रखिएगा वयूटा यारोमीटर जो है ये दूध में वसा मापने का यंत्र है। अगला देखने वाले दोस्तों विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक है, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, अगला है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। याद रखिएगा बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B1 जो बी का रासायनिक नाम होता है B1 का, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7। ठीक है दोस्तों, B9, B11, B12 यानी विटामिन के बहुत सारे प्रकार हैं। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन बी और सी। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो बी और सी होता है दोस्तों। ठीक है, अगला कि वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। ठीक है, ADE के ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कैल्सीफिरॉल होता है। याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई है दोस्तों। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोफिरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला है कि विटामिन ए तथा बी की खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। याद रखिएगा विटामिन ए तथा बी की जो खोज किए थे ये मैकुलन ने किए थे। अगला है कि विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकट ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा होलकट ने विटामिन सी की खोज किए थे। विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने किए थे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि विटामिन डी की खोज किसने किया था? याद रखिएगा कि विटामिन डी की खोज किए थे हॉपकिंस ने। याद रखिएगा कि हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज किए थे। अगला है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। रतौंधी होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, अगला है विटामिन ए का स्रोत क्या है? जैसे दूध, अंडा, पनीर, ये सब क्या है दोस्तों? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। याद रखिएगा लीवर में। ठीक है, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है शरीर में? तो यकृत में रहता है दोस्तों। अगला है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है, बेरी बेरी होता है दोस्तों, ठीक है, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि विटामिन B2 का रसायन नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन जो ये विटामिन B2 का रसायन नाम होता है। अगला है विटामिन B3 का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों, नियासिन, ठीक है, नियासिन जो है ये विटामिन B3 का रसायन नाम होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि पेलाग्रा होता है दोस्तों विटामिन B3 की कमी से, ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। अगला है कि विटामिन B6 का रसायन नाम क्या होता है, पैराडॉक्सिन होता है दोस्तों, ठीक है, पैराडॉक्सिन जो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। अगला है कि विटामिन B7 का रसायन नाम क्या होता है, तो बायोटीन, ठीक है, विटामिन B7 का रसायन नाम बायोटीन, विटामिन B6 का रसायन नाम पैराडॉक्सिन, विटामिन B3 का रसायन नाम नियासिन, विटामिन B2 का रसायन नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 का रसायन नाम थायमिन, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B11, ठीक है, विटामिन B11 का जो रसायन नाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा फॉलिक अम्ल होता है, क्या होता है, विटामिन B11 यानी B11 का जो रसायन नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है, फॉलिक अम्ल होता है। आइए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि विटामिन B12 का रसायन नाम क्या होता है, याद रखिएगा कि विटामिन B12 का रसायन नाम होता है साइनोकोबालामीन, याद रखिएगा साइनोकोबालामीन जो है ये विटामिन B12 का रसायन नाम होता है। अगला है कि कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों विटामिन B12 में, याद रखिएगा कौन सा विटामिन में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट का संकेत CO होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा कि विटामिन C का रसायन नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगला है कि अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन C की कमी से, ठीक है, तो सवाल पूछता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अगला है कि विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब क्या है, ये विटामिन C का स्रोत है। अगला है कि घाव भरने में सहायक विटामिन दोस्तों, तो विटामिन C, याद रखिएगा कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन C जो है ये घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। अगला देखते हैं कि विटामिन D का रसायन नाम क्या होता है, तो विटामिन D का जो रसायन नाम होता है ये कैल्सीफिरॉल होता है, क्या होता है, कैल्सीफिरॉल विटामिन D का रसायन नाम होता है। अगला है रिकेट्स रोग होता है दोस्तों विटामिन D की कमी से होता है, याद रखिएगा कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। अगला है कि विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, जैसे कि हम लोग ठंड के दिनों में क्या करते हैं, धूप में जाते बोलते हैं विटामिन D ले रहे हैं दोस्तों सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। इस अगला है कि विटामिन D में पाया जाता है तो कैल्सीफिरॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैल्सीफिरॉल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो टेकोफिरॉल होता है, याद रखिएगा टेकोफिरॉल जो है विटामिन E का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विटामिन E की कमी से होने वाला रोग हो दोस्तों जनन क्षमता में कमी, याद रखिएगा, यानी विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी हो जाता है। अगला है कि विटामिन K का रसायन नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन, याद रखिएगा फिलोक्विनोन जो ये विटामिन K का रसायन नाम होता है। अगला है कि रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है दोस्तों विटामिन K, ठीक है, रुधिर अस्कंदन में सहायक कौन होता है, विटामिन K जो है रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है दोस्तों विटामिन K, ठीक है, विटामिन K जो है ये रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है दोस्तों, विटामिन D और एवं K, याद रखिएगा कि किस विटामिन का जो संश्लेषण होता है ये मानव शरीर में होता है दोस्तों, तो विटामिन D और एवं K। अगला है कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है तो विटामिन A तथा D की, याद रखिएगा कि मछली के लीवर में जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, ये प्रचुरता होती है विटामिन A तथा विटामिन D की, ठीक है। चलिए जीवाणु जनित रोग दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा, जैसे कि हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी जिसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग, ये सब क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, ठीक है, याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किससे, तो बैक्टीरिया से। अगला है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया को, याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स जो है किसको नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमैन वक्समैन थे, कौन थे, एंटीबायोटिक्स का जो जनक थे ये सेलमैन वक्समैन थे। अगला है कि हैजा और टाइफाइड होता है,
तो जल प्रदूषण से होता है। याद रखिएगा कि हैजा और टाइफाइड जो होता है ये जल प्रदूषण से होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हैजा, ठीक है, इसको कॉलरा भी बोलते हैं, प्रभावित होता है आंत को। यानी कि हैजा प्रभावित किसको करता है, ये आंत को प्रभावित करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हैजा जो है जिसको कॉलरा भी बोलते हैं ये आंत को प्रभावित करता है। अगला है कि टाइफाइड प्रभावित करता है दोस्तों, ये भी आंत को ही प्रभावित करता है। हैजा भी प्रभावित आंत को करता है और टाइफाइड जो होता है ये भी आंत को ही प्रभावित करता है। अगला है कि टाइफाइड, ठीक है, यानी कि आंत ज्वर। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। याद रखिएगा टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों क्लोरोमाइसिटिन औषधि। याद रखिएगा क्लोरोमाइसिटिन औषधि जो है ये टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संक्रमित चूहे के काटने से होता है दोस्तों प्लेग होता है। याद रखिएगा कि संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, प्लेग होता है। नेक्स्ट है कि प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन कौन सा है, गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र, ठीक है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों, गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र जो है। नेक्स्ट है कि काली खांसी को कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है पर्टुसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्टुसिस, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, या अछमा रोग होता है तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा। याद रखिएगा टीबी या अछमा रोग होता है माइकोबैक्टीरियम या बैक्टीरिया द्वारा होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों फेफड़ा। याद रखिएगा टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों, फेफड़ा। नेक्स्ट है टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। याद रखिएगा कि रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है। नेक्स्ट है टीबी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आज का लास्ट सवाल, बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों यक्ष्मा में। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है ये यक्ष्मा में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।